नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। डियर सर और मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे ही वीडियो शुरू हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि इतना वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग कहानी को सुने फिर से निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, जल्दी अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। अब आगे, अध्याय 83, पेनी, लड़ाई। अगर पेनी पानी पी रही होती तो उसे थूक देती, अगर वह खा रही होती तो उसका गला घुट जाता। पेनी, क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूँ? आखिर यह प्रश्न आया कहाँ से? पेनी का मुंह खुला का खुला रह गया और भीड़ के जबड़े जमीन पर गिरते हुए महसूस हुए। एक पल के लिए आसपास मौजूद हर एक प्राणी सांस लेना भूल गया और 5 शब्द सोचने की कोशिश करने लगा। पेनी, क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूँ? पेनी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके संरक्षक देवदूत उसके कानों को शुद्ध करने के लिए कोई पवित्र गीत गुनगुना रहे हैं। रे को सिर से पांव तक देखते हुए पेनी ने अपना मुंह खोला लेकिन फिर बंद कर लिया। ये लड़का साफ तौर पर 17 या 18 साल का होगा। वह 13 साल की है, कम से कम उसके जन्म प्रमाण पत्र में तो यही लिखा था, लेकिन ये शरीर। कुछ बड़ी कक्षाओं के छात्र उसे किंडरगार्टन की बच्ची समझकर गुदगुदी करना चाहते थे, लेकिन यह आदमी, क्या यह अपराध नहीं था? इससे भी बदतर बात यह है कि अन्य छात्र ईर्ष्या से भरे चेहरे क्यों बना रहे थे, मानो वे यही प्रश्न पूछना चाहते हों। पेनी ने कई बार पलकें झपकाईं और गिन्नी की तरफ देखा। गिन्नी, मैं जा रही हूँ। हो। गिन्नी ने अपना सिर घुमाया लेकिन उसकी नज़र रे पर ही रही। क्या क्या पेनी? पेनी, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। पेनी ने रे की ओर देखा और उसका जवाब ठंडा और निर्दयी था, नहीं। फिर भी उसके इनकार पर रे के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आई। तुम्हें यकीन है? ये सवाल सुनकर पेनी की रूह कांप उठी। ये सवाल किसी अपशकुन जैसा क्यों लग रहा था? क्या ये उम्र के फासले की वजह से है? रे ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, आंखें भींच लीं, लेकिन उसकी मुस्कान बरकरार रही। चिंता मत करो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तक मैं 22 साल का हो चुका हूँ। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है ना? तब तक हम शादी कर सकते हैं और कोई भी इसकी आलोचना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रे को चौड़ी आंखों से देखते हुए भीड़ का अविश्वास चरम पर पहुंच गया। कुछ तो बस इस बात से हैरान थे कि एक उच्च कक्षा का लड़का, और वह भी स्टार सेक्शन का, 13 साल के बोनसाई में इतनी दिलचस्पी कैसे दिखा सकता है। कुछ लोग जो रिश्तों और प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में बहुत सक्रिय थे, दिल टूटने से खुद को नहीं रोक पाए। उनमें से कई स्टार छात्राओं की तारीफ करते थे, आखिरकार वे स्कूल की मशहूर हस्तियां थीं। इसलिए यह ऐसा लगा जैसे कोई अमीर आदमी गरीब लड़की के झांसे में आ गया हो। कुछ लोगों को ये किसी परीक्षा और रोमांटिक कहानी जैसा लगा तो कुछ को ये घिनौना काम लगा। राय भी उतनी ही बंटी हुई थी, लेकिन पेनी ने इसके बाद जो कहा उससे सभी को और अधिक अविश्वास हुआ। बड़े भाई, मुझे उम्र के अंतर की चिंता नहीं है। पेनी ने घृणा से देखा और इसे यथासंभव स्पष्ट कर दिया ताकि रे यह पागलपन बंद कर दे। तो फिर क्या? रे का चेहरा खिल उठा और उसकी सबसे आकर्षक मुस्कान खिल उठी। उसने बात बंद करते हुए उसके चेहरे का जायजा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे टाइप के नहीं हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कंक्रीट का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिर गया हो, जबकि भीड़ के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने क्या कहा? भीड़ पेनी के फिगर को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गई। खूबसूरत रे के मुकाबले पेनी नाटी और चौड़ी थी। वह शायद बिल्डिंग की सबसे छोटी छात्रा थी। हालांकि वह अपने चिकने रंग और प्राकृतिक गुलाबी गालों की वजह से प्यारी लग रही थी, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई? हा, रे होश में आते ही हंसा। तो तुम्हें क्या पसंद है? कोई दिलचस्पी नहीं, पेनी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया। उसकी जरा भी परवाह किए बिना पेनी गिन्नी की ओर मुड़ी। ये देखकर कि गिन्नी अभी तक होश में नहीं आई है, उसने उसे घसीटकर दूर ले गई। जैसे ही पेनी वहां से भागने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, उसने रे को बोलते सुना, चिंता मत करो पेनी, जब तक तुम मुझे मौका नहीं दोगी मैं हार नहीं मानूंगा। कल मिलते हैं। पेनी रुक गई और डर के मारे उसकी तरफ देखने लगी। कृपया मुझे हमेशा के लिए मत देखना। हा, अपना सिर हिलाते हुए पेनी ने अपने कदम और भी तेज कर दिए और उस डरावने दृश्य से तुरंत गायब हो गई। जब वे गेट के पास पहुंचे तो गिन्नी ने चौड़ी आंखों से पेनी को देखा। पेनी ने ध्यान न देने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिन्नी का सदमा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पेनी, क्या तुम सच में डेट पर नहीं जाना चाहती? गिन्नी बुदबुदाई, लेकिन जब पेनी ने उदास भाव से उसका सामना किया तो वह झेप गई। बहुत बहुत माफ करना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, उस पागल पर है। पेनी ने झुंझलाहट में जीभ चटकाए, रे को बुलाने के लिए ज्यादा सही शब्द इस्तेमाल करने से बचती हुई। गिन्नी,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मुझे पसंद करता है? गिन्नी ने पेनी का मूल्यांकन किया और कहा, पेनी, तुम बहुत प्यारी हो और भले ही तुम छोटी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व काफी बड़ा है। तुम समझ नहीं रहे हो। पेनी ने सिर हिलाया। इसके पीछे जरूर कोई छुपी हुई मंशा होगी। ये स्टार सेक्शन में रैंक 2 है। पेनी को याद नहीं था कि वह कभी इन लोगों के साथ जुड़ी थी। अब वह उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा था? पेनी चुपचाप अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आखिर वे उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। उसे इसकी जड़ जानने की जरूरत थी ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह आदमी मुझे ये परेशानी देगा। पेनी ने सोचा। उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया। उसे परेशान देखकर गिन्नी चिंतित हो गई। पेनी, भले ही कोई छिपा हुआ मकसद हो, मुझे नहीं लगता कि उसे मना करना सही फैसला है। रे की रैंक 2 है और यह कोई राज की बात नहीं है कि उसने किसी वजह से कभी नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं की। असल बात यह है कि स्कूल में कदम रखते ही उसकी रैंक 2 हो गई थी और इसी वजह से स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा फैन क्लब है। गिन्नी ने समझाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पेनी को इसकी जानकारी नहीं थी। सभी स्टार छात्रों के अपने फैन क्लब होते हैं और किसी वजह से रे का फैन बेस सबसे बड़ा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पेनी हक्की बक्की रह गई। उसे इतना धक्का लगा कि वह स्टार सेक्शन के कट्टर प्रशंसकों को भूल गई। दूसरी लड़कियों की प्रतिक्रिया देखकर पेनी का चेहरा बिगड़ गया। वह ईर्ष्या से भरी उस नज़र से अच्छी तरह वाकिफ थी और उन जैसी छोटी लड़कियां रे का गंदा काम जरूर करेंगी। यही उसकी योजना होगी। वो मुझे इसलिए दिलचस्पी दे रहा है ताकि उसका पागल फैन क्लब मुझे निशाना बनाए। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नाक फड़क रही थी। मुझे पता था, कल से वो मेरी पीठ पर निशाना बना रहा है। अब गिन्नी और भी चिंतित हो गई। क्या तुमने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया था? उसने घबराकर पूछा। पेनी, क्या तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वह रुक जाए और इसे गलतफहमी कहे? माफ़ी मांगून? पेनी ने गिन्नी की तरफ देखा और समझ गई कि यह सुझाव सच्ची चिंता से आया है। गिन्नी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे स्टार सेक्शन नाराज़ हो। इसलिए मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रे ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि पेनी ने एटलस और थियो की तारीफ की थी, तो स्टार सेक्शन तो तुच्छ बच्चे थे। अगर उन्हें चुनौती पसंद नहीं थी और एटलस से उन्हें खतरा महसूस होता था, तो वे स्टार सेक्शन कहलाने के लायक ही नहीं थे। पेनी, गिन्नी को रोना आ गया क्योंकि वह पेनी के भविष्य की कल्पना कर सकती थी। हम क्या करेंगे? गिन्नी की तरफ देखते ही पेनी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। गिन्नी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह शांत हुई और मुस्कुराई। चिंता मत करो, गिन्नी, पेनी ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। यह निरंतरता की लड़ाई होगी और मैं बहुत निरंतरता रखती हूँ। पेनी ने उसे आंख मारी, जिससे गिन्नी की भौहें तन गईं। अब जबकि पेनी फिर से अपना आत्मविश्वास दिखा रही थी, गिन्नी बेबस होकर मुस्कुराए और पेनी की हिम्मत पर यकीन करने लगी। पेनी, लड़ रही हो? बिल्कुल, पेनी मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मुझे भी इस बारे में एक सट्टा लगाना चाहिए? उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि अगर उसने इस बारे में सट्टा लगाना शुरू किया तो उसे डर था कि उसके भाई सुन लेंगे और बेतुकी धारणाएं बना लेंगे। अध्याय 84। जीतना। वैन में बेनेट के लड़के पेनी की सीट पर नजर गड़ाए बैठे रहे। उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला, बस एक दूसरे को चुपचाप देखा और फिर उसे देखा। किसी कारण से वे महसूस कर सकते थे कि पेनी में आग लगी हुई है। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी और बस खिड़की को घूर रही थी। हालांकि वे अदृश्य लपटों की गर्मी को महसूस कर सकते थे जो उसे अपनी चपेट में ले रही थी। क्या हुआ? ह्यूगो ने एटलस से पूछा, लेकिन एटलस ने कंधे उचका दिए। दोनों की नज़रें स्लेटर पर चली गईं क्योंकि उनका तीसरा भाई उसकी बिल्डिंग के सबसे पास था। स्लेटर की आंखें फैल गईं और उन्होंने जल्दी से कंधे उचका दिए, मानो उन्होंने गलती से अपनी निगाह को आरोप लगाने वाली निगाह समझ लिया हो। ह्यूगो और एटलस की नज़र एक बार फिर पेनी पर पड़ी तो उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उन्होंने उससे पूछने की योजना बनाई कि क्या कुछ हुआ है या उसकी कक्षा में कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। पेनी तो स्कूल तभी आती थी जब स्कूल का साल लगभग खत्म होने वाला होता था। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो पेनी उनके पूछने से पहले ही वैन से बाहर कूद चुकी थी। मिस पेनी, घर में आपका स्वागत है। बटलर जेन ने हमेशा की तरह मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया। पेनी ने अचानक एक छोटा सा नोट निकाला तो उनकी भौहें तन गईं। ये है। बटलर जेन ने ध्यान से कागज का टुकड़ा लिया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक सूची। बटलर जेन, क्या तुम आज रात मुझे ये चीजें ढूंढने में मदद कर सकती हो? पेनी ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। बटलर जेन ने सूची को एक बार फिर पढ़ने से पहले उसकी तरफ देखा। जरूर मिस पेनी, हमारे घर में तो ज्यादातर चीजें हैं, लेकिन क्या आपको स्कूल में इन चीजों की जरूरत है? मुझे अपने स्कूल में इनकी जरूरत है, पेनी ने स्पष्टता से समझाया। ये एक प्रोजेक्ट के लिए हैं। परियोजना, प्रोजेक्ट सर्वाइवल, यही थीम है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। खैर, मैं पहले तियाना, चुन चुन और माउस को नमस्ते कहूँगा। मैं बाद में मदद करने आऊँगा।
ये कहकर पेनी उत्साहपूर्वक अपने कमरे की ओर दौड़ी। बटलर जेन केवल उसकी छोटी आकृति को देख सकता था, इससे पहले कि ह्यूगो की आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। बटलर जेन, पेनी को क्या चाहिए? ओह! बटलर जेन ने लिस्ट पर नज़र डाली और फिर लड़कों की तरफ मुस्कुराए। उसने कहा कि उसे स्कूल में एक प्रोजेक्ट है और उसे कुछ चीज़ें चाहिए। ओह! तीनों लड़कों ने सिर हिलाया, मानो पेनी पहले से ही बहुत उत्साहित थी क्योंकि वह स्कूल में अपने पहले प्रोजेक्ट में अच्छा करना चाहती थी। खैर, चूंकि उसका तबादला अभी हुआ था, इसलिए पेनी को अच्छा करना ही था ताकि उसके सहपाठी उसकी आलोचना न करें। स्थिति को समझते हुए लड़कों ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। दूसरी ओर बटलर जेन उन लड़कों को हवेली के अंदर जाते हुए देख रहा था। 1 मिनट बाद उसने फिर से सूची पर नज़र डाली। एक बड़ा छाता, बड़े बड़े कूड़े के थैले, एक रेनकोट, एक मुखौटा, एक पवित्र क्रॉस। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यह एक अजीब सूची है, वह बुदबुदाया, लेकिन फिर उसे प्रोजेक्ट का नाम याद आ गया। लगता है स्कूल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा सोचे बिना बटलर जेन ने नौकरों से सूची में लिखी चीज़ें ढूंढने को कहा। कुछ ही देर बाद पेनी मदद करने नीचे आए और देखने लगी कि जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है वह काफ़ी है या नहीं। सारी रात पेनी नौकरों के साथ व्यस्त रही। रात के खाने के दौरान जब उससे पूछा गया तो उसने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी। वह अभी भी स्लेटर और एटलस के साथ खाने के बाद की पढ़ाई में शामिल होती रही, जबकि ह्यूगो अभी भी उसके पालतू जानवरों की देखभाल कर रहा था। स्लेटर के साथ सेशन खत्म होने के बाद पेनी तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई। लैपटॉप खोलते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दिया। स्रोत: लुकआउट, बॉस। क्या? टस्क। पेनी ने चिढ़कर जीभ चटकाई और उसकी मोटी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। प्रति: लुकआउट, बस करो, मुझे नज़र रखनी है और तुम इसमें माहिर हो। स्कूल जल्दी जाओ और देखो कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए। जेम्स, जो अपनी नन्ही मालकिन के संदेश को घूर रहा था, उन खेलों पर नज़र डाल रहा था जो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हर रोज़ उसे पेनी को स्लेटर की कक्षा में हालत के बारे में बताना पड़ता था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसके लिए कोई और काम करने की हामी भरी हो। लेकिन फिर जब उसे याद आया कि कैसे उसने उसे पीटा था, तो उसने भारी मन से अपना गेम टैब बंद कर दिया। प्रति: लिटिल बॉस। अच्छा। अगले दिन स्कूल जाते हुए स्लेटर ने सांस रोक ली और पेनी की गोद में रखे बड़े बैग को देखा। उसे उस छोटे बैंगनी बैग की याद आ गई जो उसने कल ही इस्तेमाल किया था। वह बैग इतना जादुई था कि उसमें ऐसी चीज़ें रखी जा सकती थीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बड़े बैग के साथ वह सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर वह स्कूल में क्या ले जा रही होगी। स्लेटर ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्या वह उसका बैग देख सकता है, ह्यूगो बोल पड़ा। पेनी, तुम छाता क्यों ला रही हो? उसने सिर झुकाया। मौसम की खबर कह रही है कि आज बारिश नहीं होगी। पेनी ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए, हे। दूसरे भाई, पछताने से बेहतर है कि पक्का यकीन हो जाए। अगर बारिश भी हो जाए तो भी सेवा आपको पिकअप पॉइंट से ले जा सकती है, एटलस ने शांति से तर्क दिया, क्योंकि उसके दिल में ये भावना पनप रही थी कि पेनी उनके साथ नहीं दिखना चाहती थी। चिंता मत करो पहले भाई, आज बारिश नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं बचपन में ज्योतिषी हुआ करता था, पेनी ने उत्साह से बताया। मेरी कुंडली मुझे पानी से दूर रहने को कहती है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। ह्यूगो और एटलस की भौहें तन गईं। उन्होंने पहली बार सुना था कि वह भविष्य बताती है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उनकी छोटी बहन ऐसी बातों पर यकीन करती थी। ये बातें सच नहीं हैं। स्लेटर बुदबुदाया, उसकी नज़र बड़े भेद के छाते पर पड़ी। पेनी, ये बंदूक तो नहीं है न? उनके भाई स्लेटर को निराशा से देखने लगे। उन्हें क्या पता था कि स्लेटर के पास ये सोचने के कई वाजिब कारण थे कि वह असल में एक हथियार था, न कि सिर्फ एक छाता। हे, उसने कामना की। कल के उलट तीनों को उसकी तरफ से आती गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। बस पेनी का मूड अच्छा लग रहा था, मानो वो स्कूल जाने को लेकर बहुत उत्साहित हो। ओह अच्छा, लड़कों ने कंधे उचका दिए और उसे जाने दिया। स्कूल पहुंचने का इंतजार करते हुए पेनी की आंखों में शरारत भरी चमक थी। पेनी जानती थी कि आज युद्ध की शुरुआत है और वह इस युद्ध में केवल एक ही इरादे से उतरेगी, जीतना। अध्याय 85, पहला राउंड जीतना। इस बीच बिल्डिंग 1 में पेनी की सहपाठियों ने दूसरी कक्षाओं के कुछ छात्रों को अपने कमरे में कुछ सजाते हुए देखा। कुछ चुपचाप हंस रहे थे, जबकि कुछ चिंतित दिख रहे थे। कक्षा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रे के पंखों के आगे वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। रे के प्रशंसक क्लब के सदस्यों ने कक्षा अध्यक्ष को उनकी सीट पर बैठाए रखने के लिए उनकी मेज को घेर लिया। आप हमारी कक्षा में ऐसा नहीं कर सकते, कक्षा अध्यक्ष गुस्से से चिल्लाए, लेकिन जिन लड़कियों ने अपने शरीर पर ये पट्टियां पहन रखी थीं और रे का चेहरा बना हुआ सामान ले रखा था, वे उसकी ओर कठोरता से देखने लगीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप वहीं खड़ा रहता, बशर्ते तुम भी उसकी तरह बनना चाहो। ये सही है। उस लड़की ने रे को इतने लोगों के सामने अपमानित करने की हिम्मत की।
उसे भाग्यशाली होना चाहिए और खुशी से उछलना चाहिए क्योंकि रे को उसमें रुचि दिखाई दी। उसने ये सब खुद पर लादा है। हमें रे के प्रशंसकों के रूप में उसके लिए कुछ करना होगा। कक्षा अध्यक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, यह तो बेतुका है। क्या रे ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? हम उसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम किसी वजह से उसके प्रशंसक हैं, एक लड़की ने कहा और बाकी ने सिर हिलाया। तो बेहतर होगा कि तुम आराम से बैठो और देखो कि हम इस लड़की को कैसे सबक सिखाते हैं। कक्षा अध्यक्षा खुद को रोक नहीं पाईं और अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। ये सिर्फ पेनी की बात नहीं थी, बल्कि वह कक्षा अध्यक्षा थीं। अगर मिस सैनफोर्ड को इस बारे में पता चला तो ये कक्षा अध्यक्षा की जिम्मेदारी होगी। ये सोचकर उसके कंधे कांप गए, लेकिन अपने से 1 साल बड़ी 4 लड़कियों के सामने वह कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि वह उनसे दुश्मनी मोल ले लेगी, बल्कि उसे डर था कि कहीं उनका परिवार इसमें शामिल न हो जाए। उसने अपने सहपाठियों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी मदद को तैयार नहीं था। जो लोग कक्षा अध्यक्ष का पक्ष ले रहे थे उन्हें भी घेर लिया गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बंधक बना लिया गया हो। नीना, जो आज रे के प्रशंसकों की योजनाओं के बारे में समूह संदेश पाकर जल्दी आ गई थी, खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वह अपनी कुर्सी पर शालीनता से बैठी पेनी के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कल खुद को बचा लिया, लेकिन स्टार सेक्शन से शीर्ष 2 को अपमानित करने के लिए। देखते हैं कि वह कब तक टिक पाती है। नीना मन ही मन हंसी, ये सोचकर कि पेनी को तकलीफ देने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया उसके साथ थी और यह पेनी का कर्म था जो उसने अपना होने वाली चीज चुरा ली थी। पेनी की दुर्दशा के बारे में सोचकर ही नीना का मूड बहुत अच्छा हो गया। दूसरी ओर गिन्नी ने घबराहट में अपने अंगूठे का सिरा काट लिया। वह पेनी को पहले से बता देना चाहती थी, लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं था और उसे नहीं लगता था कि पेनी के पास भी फ़ोन होगा। इसके अलावा अधिकारियों की तरह उसे भी घेर लिया गया था, क्योंकि जब भी वे इमारत से बाहर निकलते थे वह हमेशा पेनी के साथ होती थी। पेनी, कृपया आज स्कूल मत जाओ, गिन्नी ने प्रार्थना की, लेकिन उसी समय उसने चौकीदार को चिल्लाते हुए सुना, वह यहाँ है। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद रे के प्रशंसक क्लब के सदस्य छिपने के लिए अंदर भागे। पेनी के कुछ सहपाठी उत्सुकता से सांसें रोके हुए थे, जबकि कुछ क्षमा याचना करते हुए दरवाजे की ओर देख रहे थे। अगले पूरे 1 मिनट तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे पेनी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया तो दरवाजे के दोनों ओर खड़े छात्रों ने डोरियां खींच दीं। गंदे पानी से भरी बाल्टी जो उन्होंने दरवाजे पर रखी थी पलट गई और उसका पानी सीधे अंदर आए व्यक्ति पर गिर गया। छप छप। जो लोग इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं, मानो वे पेनी की हालत देख ही नहीं पा रहे थे। उसी समय जैसे ही सबने पेनी पर पानी गिरते देखा, सन्नाटे की जगह शरारती हंसी ने ले ली। हालांकि उनकी हंसी की लहरें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं जब उनकी नज़र पेनी पर पड़ी। आखिरकार मेरी कुंडली सही है, पेनी ने खुशी से कहा, जिससे जो लोग दूर देख रहे थे वे उसकी ओर देखने लगे। वहां दरवाजे के पास पेनी बड़ी छतरी के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने आज जूते भी पहने हुए थे ताकि जूते पानी के छींटों से बच सकें। लगता है सब लोग भी अच्छे मूड में हैं, उसने कहा। क्या आज अच्छा दिन नहीं है? इतना कहकर पेनी लापरवाही से कक्षा में चली गई और छाता बंद कर दिया। वह कोने में गई और अपना छाता और जूते वहां रख दिए। जब वह लापरवाही से अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी तो सब बस उसे ही देखते रह गए। यहाँ तक कि जब वह अपनी जगह पर बैठ जाती तब भी उसकी आंखें उससे नहीं हटतीं। पेनी, गिन्नी ने राहत की सांस ली और जब पेनी ने उसे आंख मारी तो वह भी मुस्कुरा दी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। ठीक है कक्षा, यह क्या है? मिस सैनफोर्ड कुछ मिनट बाद आई और उन्होंने प्रवेश द्वार पर पानी देखा। बस इस बार सबकी तंद्रा टूटी। मिस सैनफोर्ड की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए छात्रों ने अपने मुंह खोले और बंद किए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वे बस रे के फैंस क्लब के सदस्यों की ओर इशारा करके उन्हें समझा सकते थे। जहां सभी उंगलियां उठ रही थीं, वहां जाकर मिस सैनफोर्ड ने अन्य कक्षाओं और ग्रेडों के कुछ छात्रों को देखा। यहाँ क्या हो रहा है? मिस सैनफोर्ड को यह अप्रिय आभास हुआ। हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस प्रेसिडेंट, यहाँ क्या हो रहा है? कक्षा अध्यक्ष ने गला साफ किया और अपनी सीट से उठीं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सभी ने उन्हें एक जानलेवा नज़र से देखा। उनकी सांसें अटक गईं, लेकिन मिस सैनफोर्ड की नज़रों में उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। मिस सैनफोर्ड उसकी देखभाल करेंगी, है ना? शिक्षक रे के प्रशंसक क्लब हैं, वे स्वेच्छा से सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पेनी ने खुशी से कहा और सबका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचा। टीचर, वे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन गलती से पानी गिर गया। मिस सैनफोर्ड ने दरवाजे की तरफ देखा और खाली बाल्टियां लटकती देखीं तो उनकी भौहें तन गईं। सफाई के लिए स्वेच्छा से, लेकिन आपने उसे दरवाजे पर बांध दिया।
शिक्षक, वे दरवाजे के ऊपरी हिस्से को साफ कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ साफ है। कक्षा के एक अधिकारी ने जल्दी से कहा ताकि कक्षा अध्यक्ष को भी बचाया जा सके। एक के बाद एक अधिकांश अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया ताकि रे के प्रशंसक क्लब का गुस्सा कक्षा अध्यक्ष पर न फूटे। क्या ये सच है? मिस सैनफोर्ड ने एक बार फिर पूछा। इस बार उनका प्रश्न उनके अन्य छात्रों के लिए था। मिस सैनफोर्ड की आह भरने से पहले सभी ने खुलकर सिर हिलाया। उन्होंने प्रशंसकों को एक नज़र देखा और बस इतना कहा कि जाने से पहले गिरा हुआ पानी पोंछ लें। और इस तरह स्थिति बच गई। कक्षा अध्यक्ष को प्रशंसक क्लब का क्रोध नहीं झेलना पड़ा। अधिकारीगण राहत महसूस करने लगे और पेनी ने ये राउंड भारी मतों से जीत लिया। अध्याय 86, बढ़ता हुआ दायरा। जैसे ही पहली अवकाश की घंटी बजी, कक्षा अध्यक्ष तुरंत पेनी की मेज के पास पहुंचे। ओह पेनी! पेनी ने कक्षा अध्यक्ष की ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। कक्षा अध्यक्ष ने पेनी को मुस्कुराते हुए देखा। पहले के लिए शुक्रिया और मुझे माफ़ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने सोचा कि अगर पेनी मुसीबत में पड़ जाती तो क्या होता। वह कक्षा की अध्यक्ष थी और उसे पता था कि उसे कुछ करना चाहिए था। हालांकि न केवल वह एक पल के लिए हिचकिचाई, बल्कि उसके अधिकारियों और यहाँ तक कि पेनी ने भी उसे रे के प्रशंसकों के गुस्से से बचाया। कोई बात नहीं राष्ट्रपति जी, पेनी ने दिलासा दिया, यह आपकी गलती नहीं है। मतलब, मुझे पता था कि आपने कोशिश की थी और मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन कक्षा अध्यक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगी। लिली, कक्षा अध्यक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस लिली ही कहो। पेनी ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुरा दी। खैर, क्या तुम साथ में नाश्ता करना चाहोगे? लिली ने पूछा। मैं जर्मनी से कुछ नाश्ता लाई हूँ, तुम चाहो तो ज़रूर खा लेना। ओह, लेकिन मैं हमारे प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए गिन्नी के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। लिली ने गिन्नी की तरफ देखा, जो अभी पेनी की मेज़ पर आई थी। अगर तुम चाहो तो वह आ सकती है। खैर, यह फैसला मुझे नहीं करना है। पेनी ने अपनी नज़रें गिन्नी की ओर घुमाईं। लिली और पेनी की नज़र गिन्नी पर पड़ी तो उसके कंधे तन गए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की जबकि उसका दिमाग सोच-सोचकर लगभग गर्म हो गया था। अगर उसने मना कर दिया तो लिली नाराज़ हो सकती थी और सोच सकती थी कि गिन्नी पेनी को पूरी तरह से अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रही है। हालांकि लिली ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, फिर भी गिन्नी लिली को गलत तरीके से परेशान करने से डर रही थी। ज़रूर, बहुत बढ़िया, लिली ने कहा और यह कहकर तीनों लड़कियां खाने के लिए कैफेटेरिया में चली गईं। बाकी कक्षाओं के मुकाबले छुट्टी का समय अलग था, इसलिए बिल्डिंग 1 के कैफेटेरिया में इतनी भीड़ नहीं थी। लड़कियों ने कोने में जगह ढूंढ ली और अपना नाश्ता रख दिया। पेनी कैफेटेरिया से सिर्फ इसलिए नाश्ता खरीदती थी क्योंकि वह बाद में खाने के लिए बचाकर रखना चाहती थी। जहां तक लिली की बात है, उसने नाश्ते से भरे ये डिब्बे मेज पर रख दिए। लिली, क्या तुम ये सब खा सकती हो? पेनी ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। लिली मुस्कुराए, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करूं। मैंने पहले ही कुछ कक्षा अधिकारियों के साथ साझा कर लिया है, लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहती हूं। ओह, पेनी की आंखें खाने पर गड़ी रहीं और उसने होंठ भींच लिए। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो, इन्हें आजमाओ, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। पेनी की आंखों में चमक देखकर लिली खुद को रोक नहीं पाए और उसने कंटेनर उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल, आज मेरी मदद करने के बाद आपको धन्यवाद कहना काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो शुक्रिया। पेनी ने बाकी वाक्य सुना ही नहीं और खुशी खुशी अपना चम्मच उठाकर व्यंजनों का आनंद लेने लगी। अभी तो सिर्फ छुट्टी का समय था, लेकिन जो खाना वे खा रहे थे वह दोपहर के भोजन के लिए अच्छा था। ये देखकर कि पेनी कितनी खुशी से भोजन का आनंद ले रही है, लिली भी खाना शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र गिन्नी पर पड़ी। गिन्नी, क्या तुम भी इन्हें आजमाना नहीं चाहती? गिन्नी ने अजीब तरह से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। यह जवाब सुनकर पेनी ने चबाते हुए ही अपना सिर उसकी ओर घुमाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें इसे ज़रूर आजमाना चाहिए, लिली ने कहा। लेकिन गिन्नी के कंधे कांप उठे। उसे याद आया पिछली बार जब पेट्रिशिया ने उसे खाना दिया था। खाना तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद का अनुभव अच्छा नहीं था। चूंकि पेट्रिशिया ने उसे खाना दिया था, इसलिए पेट्रिशिया ने गिन्नी से उसके लिए भी खाना खरीदने को कहा। पेट्रिशिया ने गिन्नी को जो खाना दिया था वह बहुत महंगा था, इसलिए गिन्नी हर रोज़ पेट्रिशिया के लिए नाश्ता खरीदने में अपनी पूरी मासिक आय खर्च कर रही थी। चलो, लिली ने खाने का एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया। ज़रा कोशिश करके देखो। लिली और पेनी उत्सुकता से गिन्नी को देख रही थीं। उन्होंने अपनी नज़रें उससे हटाई ही नहीं, मानो वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही हों। गिन्नी के चेहरे पर तनाव कम हुआ क्योंकि उसके मुंह में स्वाद का विस्फोट हुआ। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसकी आंखें किसी तरह चमक उठीं। स्वर्ग, हे, बताया था ना, पेनी खिलखिला उठी, जबकि लिली संतुष्टि से मुस्कुराए। तुम और भी ले सकती हो।
तुम्हें ये और ये भी ट्राई करना चाहिए, ये शुरू में थोड़ा अजीब लगता है पर बहुत स्वादिष्ट है। लिली ने उत्साह से बाकी स्नैक्स भी पेश किए। खाने पीने की शौकीन होने के नाते लिली और पेनी में जल्द ही एक समानता आ गई, क्योंकि पेनी को वो व्यंजन भी पसंद थे जो ज़्यादातर लोगों को अजीब लगते। गिन्नी भी दोनों लड़कियों के सहज व्यवहार से निश्चिंत होने लगी। हालांकि कुछ व्यंजन उसे ज़्यादा पसंद नहीं आए क्योंकि वे उसके स्वाद के लिए बहुत अजीब थे। फिर भी लिली ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और तीनों ने पहले ब्रेक, दोपहर के भोजन और यहाँ तक कि दोपहर की झपकी का भी साथ में आनंद लिया। यह अजीब था कि खाली समय में लड़कियां पेनी की मेज़ के आसपास यूं ही जमा हो जाती थीं। पेनी ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अगर करती भी तो लोग पेनी के पास तभी आते जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती या जब उन्हें सुविधा होती। पेनी ने लिली की ओर नज़रें घुमाने से पहले सोचा, गिन्नी का मेरे पास आना कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि हम दोनों ही विद्वान छात्राएं हैं। दोनों पेनी की मेज़ के आसपास तब से बैठी थीं जब से उनका आखिरी विषय स्वर अध्ययन था। लेकिन इस छोटे समूह में लिली के शामिल होने से मुझे नहीं पता कि मुझे क्या महसूस होगा। पेनी अपने बढ़ते हुए दोस्तों के बारे में क्या महसूस कर रही थी, ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे प्रवेश द्वार से मिस सैंडफोर्ड की आवाज़ सुनाई दी। सब सहज ही उसकी ओर देखने लगे और देखा कि मिस सैंडफोर्ड पेनी को घूर रही थीं। पेनी, मेरे साथ आओ। हम, गिन्नी और लिली ने थोड़ी चिंता के साथ पेनी की ओर देखा। क्या ये बुरी खबर थी? पेनी को मिस सैंडफोर्ड की ओर बढ़ते देख सबके मन में एक ही सवाल था। जब पेनी मिस सैंडफोर्ड के सामने खड़ी हुई तो मिस सैंडफोर्ड ने बस पेनी को देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पेनी ने सिर हिलाया और मिस सैंडफोर्ड के पीछे पीछे फैकल्टी की तरफ चल दी। रास्ते में पेनी मिस सैंडफोर्ड की पीठ को घूरे बिना नहीं रह सकी। मिस सैंडफोर्ड वाकई बहुत खूबसूरत हैं और स्कूल में सबसे दयालु टीचर भी हैं। पेनी ने अपने बेचारे चाचा के बारे में सोचते हुए अपने होंठ भींच लिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सैंडफोर्ड सिंगल हैं। अध्याय 87, एक और दिन, एक और असफलता। पेनी, मुझे सच बताओ। मिस सैंडफोर्ड अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और पेनी को गंभीरता से देखने लगीं। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन चेहरा सख्त और आश्वस्त करने वाला था। आज सुबह क्या तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है? मिस सैंडफोर्ड ने बात को घुमा फिराकर नहीं पूछा। अगर तुम सच बताओगी तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारे गुंडों को और गुस्सा आएगा तो मैं ये शिकायत गुमनाम रखूंगी। मिस सैंडफोर्ड को देखकर पेनी खुद को मानवता की आशा मानने से नहीं रोक पाए। मिस सैंडफोर्ड, मैं ठीक हूँ। पेनी, मुझे पता है कि तुम ठीक हो लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। हाँ, ये सुनकर मिस सैंडफोर्ड का चेहरा निराशा से काला पड़ गया। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा हंगामा नहीं किया क्योंकि सब पहले ही उन्हें बता चुके थे कि इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि मिस सैंडफोर्ड सिर्फ अपनी शक्ल सूरत की वजह से इस स्कूल में नहीं पहुंची थीं। मैं समझ गई। मिस सैंडफोर्ड ने अपनी नाराज़गी दबाई और पेनी को मुस्कुराकर देखा। उन्होंने पेनी की ओर हाथ बढ़ाया और उसके बालों पर हाथ फेरा। मैं इसे संभाल लूंगी ताकि वे तुम्हें फिर कभी परेशान न करें। इस बार पेनी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं मिस सैंडफोर्ड, मैं इसे संभाल सकती हूँ। पेनी, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन यह ऐसी बात है जिसे स्कूल नज़रअंदाज नहीं करेगा। जब हेडमास्टर को ये बात पता चलेगी तो वह भी खुश नहीं होंगे। पेनी यह जानती थी। उसका मानना था कि प्रधानाध्यापक और मिस सैंडफोर्ड का दृष्टिकोण और मिशन एक ही था। वे नेक लोग थे जो किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते थे। यही वजह थी कि यहाँ के छात्र बदमाशी से सावधान रहना सीखते थे और जानते थे कि किस शिक्षक को वे अपने परिवार के नाम से आसानी से अंधा कर सकते हैं। मिस सैंडफोर्ड, अगर आप ऐसा करेंगी तो सब यही कहेंगे कि यह बस एक शरारत है। पेनी ने शांत भाव से लेकिन वाकपटुता से तर्क दिया। मेरे और आपकी बातों के खिलाफ मिस्टर एंडरसन आपके लिए भी मुसीबत खड़ी कर देंगे। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चिंता है कि सिर्फ एक फ़ैन क्लब की बजाय स्कूल में सब मुझे निशाना बनाएंगे। इसके अलावा लिली को भी आगे आना होगा और शायद गिन्नी को भी। अगर उन्होंने गवाही दी तो मुझे चिंता है कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी होगी, पेनी ने कहा। तो मिस सैंडफोर्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हालात मुश्किल हुए तो मैं आपके पास आऊँगी। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगी। मिस सैंडफोर्ड ने अपने होंठ दबा लिए, शर्मिंदा होकर कि पेनी ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। अगर मिस सैंडफोर्ड इस बारे में कोई तर्क भी देती तो कुछ दूसरे शिक्षक ज़रूर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते। और अगर प्रधानाध्यापक ये सुनना भी चाहें तो भी वह जानती थीं कि प्रधानाध्यापक बिना सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी। मिस सैंडफोर्ड ने एक हल्की मगर पछतावे भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे माफ़ करना, पेनी। अपनी शिक्षिका के शब्दों की ईमानदारी से पेनी का दिल खुश हो गया। होमरूम टीचर होने के नाते और एक वयस्क होने के नाते यह उसके लिए शायद ज़्यादा मुश्किल है। एक वयस्क होने के नाते शक्तिहीन होना बहुत बुरा है। उसके बाद पेनी अपने कमरे में वापस चली गई।
उसके पहुंचते ही स्कूल की घंटी बजी, इसलिए सभी ने जल्दी जल्दी अपनी अपनी मेज़ें साफ की और जाने की तैयारी की। लिली और गिन्नी पेनी को देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गईं। पेनी, सब ठीक तो है? लिली ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? दूसरी ओर गिन्नी बस अपना मुंह खोलती और बंद करती रही, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी वह उसके गले से निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ। पेनी उनके चिंतित चेहरों को देखकर हंसी रोक नहीं पाए। मिस सैनफोर्ड मुझे बस उन परीक्षाओं की याद दिलाती हैं जो मुझे देनी है ताकि मैं बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकूं। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था कि यह पहले की बात है, लिली ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर ऐसा था तो मैं मिस सैनफोर्ड को पूरी सच्चाई बताने को तैयार थी। आज पेनी के पास जाना बस लिली की मदद का बदला चुकाने के लिए था। हालांकि उसे पेनी से बात करना बहुत आसान और मज़ेदार लगा, इसलिए वह उसके आसपास ही रही। गिन्नी भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। गिन्नी भी राहत में मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। इतना कहकर उन्होंने अपनी अपनी मेज़ें साफ की और साथ साथ इमारत से बाहर निकल गए। और जैसा कि उम्मीद थी, रे बाहर इंतजार कर रहा था, हाथ में 2 फूल लिए, चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लिए। उसके आसपास का आभामंडल हल्का और लगभग चमकीला था, वह सचमुच चकाचौंध कर देने वाला था। 1 मिनट रुको। पेनी ने अपने बैग की एक पट्टियां खोली और अपना हाथ अंदर डाल दिया। गिन्नी और लिली ने उलझन में एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नज़रें पेनी पर टिका दीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पेनी मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बाहर चली गई। पेनी, रे दौड़कर उसकी ओर दौड़ा और बोला, तुम्हारे लिए। रे उसे फूल देने ही वाला था कि अचानक पेनी ने अपनी पीठ से कुछ निकाला और रुक गया। उसकी भौहों के बीच गहरी लकीरें उभर आईं। वह अपने सामने पवित्र क्रॉस पकड़े उस छोटी बच्ची को बड़ी दृढ़ता से घूर रहा था। रे दर्शक अगले कुछ सेकंड तक हर कोई बस पेनी को निराशा और अविश्वास के मिले जुले भाव से देखता रहा। वह रे की तरफ वह क्रॉस क्यों उठाए हुए थी, मानो किसी दुष्ट आत्मा को भगा रही हो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, पेनी ने सावधानी से कदम बढ़ाने से पहले कहा। वह अभी भी रे की दिशा में क्रॉस पकड़े हुए थी। गिन्नी और लिली सदमे के बावजूद अपनी सहज बुद्धि का पालन कर सकीं। इस समय दोनों लड़कियां बस ऑटो पायलट पर थीं क्योंकि पेनी की प्रतिक्रिया से वे बहुत हैरान थीं। जब तक पेनी चली नहीं गई, सब बस उसी दिशा में देखते रहे जिस दिशा में वह जा रही थी। उसने रे की ओर क्रॉस तब तक उठाया जब तक वे चले नहीं गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ तक कि उन्हें हवा की गुनगुनाहट और कंक्रीट की ज़मीन पर पत्तों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ समय बाद रे का एक कट्टर प्रशंसक ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई रे को तीसरी बार बेइज्जत करने की? हालांकि अगर पेनी रे को अपना प्रेमी मान लेती तो वे फिर भी नाराज हो जाते, लेकिन वे उसकी इस गुस्ताखी पर भी गुस्सा थे। सभी प्रशंसक लड़कियों की आंखें जल रही थीं, उन्हें लग रहा था कि पेनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रे को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए था। ओह, हमारा बेचारा रे। कोई तो उसके लिए रो भी रहा था। अगर वो मेरी तरफ देख ले तो मैं उसे दिल से प्यार करूंगी। जबकि ये लड़कियां उसके लिए बुरा महसूस कर रही थीं, रे केवल पेनी के उस भयंकर रूप के बारे में सोच रहा था जो पवित्र क्रॉस को पकड़े हुए उसकी ओर देख रही थी। हाँ, अचानक वह जोर से हंसा और अपना सिर पीछे झुका लिया। वाह, वह तो बहुत मज़ेदार है। कितनी प्यारी है। अपने प्रशंसकों की उलझन भरी परेशानियों से बेपरवाह रे ने फूल उछाले और आत्मविश्वास से आगे बढ़ गए। एक और दिन, एक और नाकामी। खैर, लगता है फूलों से माला बेहतर है। हाँ। अध्याय 88। यहाँ वास्तव में कौन शरारत कर रहा था? बिना चूके एक और दिन आ गया। इस बार पेनी की कक्षा के प्रवेश द्वार पर गंदे पानी की कोई बाल्टी नहीं थी। जब वह पहुंची तो सभी पहले से ही वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे रे के फैंस क्लब ने उस पर निशाना साधा था, इसलिए उसके सभी सहपाठी निर्धारित समय से पहले ही आ गए थे। अपनी डेस्क की ओर बढ़ते हुए पेनी ने इधर उधर देखा और पाया कि उसकी सहपाठी उससे नज़रें मिलाने से कतरा रही थीं। जब उसकी नज़र गिन्नी पर पड़ी तो गिन्नी जोर जोर से सिर हिला रही थी, मानो उसे किसी बात से आगाह कर रही हो। सुप्रभात, पेनी। तभी लिली कक्षा में पहुंची और पेनी का अभिवादन किया। अच्छा हुआ कि उसकी डेस्क उसके पास ही थी। सुप्रभात। पेनी ने लिली की ओर देखा जो अपना बैग रख रही थी। हे, लिली क्लास से पहले पेनी से कुछ बातें करने के लिए उसके पास गई। लेकिन इससे पहले कि वह पेनी की मेज़ पर झुक पाती, पेनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। पेनी, लिली, 1 मिनट रुको। लिली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ये देखकर कि पेनी ने अपना बैग फर्श पर रख दिया। कक्षा में सभी लोग भी उत्सुकता से पेनी की हरकतें देख रहे थे। आमतौर पर पेनी कक्षा में आते ही अपनी सीट पर बैठ जाती थी, लेकिन अब वह नहीं बैठी थी। क्या उसे अपनी मेज और कुर्सी पर नए रंग के बारे में पता चला? जब पेनी ने अचानक अपने बैग से कूड़े के थैले का एक बड़ा रोल निकाला तो सबके चेहरे खिल उठे।
न जाने क्यों जब उन्होंने उसे रोल से एक कूड़े का थैला निकालते देखा तो उनके दिलों में अचानक एक खिंचाव सा महसूस हुआ। पेनी, तुम क्या कर रही हो? लिली ने असमंजस में पूछा, और जब पेनी ने उसे कूड़ेदान का रोल थमा दिया तो उसने उसे उठा लिया। तुम। पेनी ने जब कूड़े का थैला खोला और उससे अपनी कुर्सी और मेज को ढक दिया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उसने उसे सिर्फ ऊपर नहीं रखा बल्कि कुर्सी और मेज को उससे सजा दिया। उसने ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी सजावटें भी की और अपनी कुर्सी को सजाने के लिए रिबन जैसा दिखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक भी बांध दिया। उन्होंने इस पर तेजी से और कुशलता से काम किया और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी मेज और कुर्सी को और अधिक आकर्षक बना दिया। तादा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि जो लोग बाहर खड़े होकर पेनी के उनके छोटे से मजाक में फंसने का इंतजार कर रहे थे वे भी हैरान रह गए। अब तुम झुक सकती हो, पेनी ने लिली की ओर मुस्कुराते हुए कहा और उसके हाथों को गर्व से उसकी मेज पर टिका दिया। लिली ने अब सजी हुई कुर्सी और इस कलाकृति के कलाकार के बीच अपनी नज़रें घुमाईं। अब मैं इस पर कैसे झुक सकती हूँ जबकि यह एक कलाकृति है? ओह, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। पेनी खिलखिलाकर हंसी और अपना बैग घसीटते हुए कुर्सी पर बैठ गई और प्लास्टिक पर हल्की खरोंच आने के कारण हल्की हल्की आवाज़ें निकालने लगी। गिन्नी, जो नए रंग के बारे में जानती थी, बस पेनी को देखती रह गई। पेनी को न सिर्फ रंग के बारे में पता चला बल्कि उसने अपनी जगह को सुंदर भी बना लिया। इतना ठंडा। हालांकि इस शरारत के दोषी गुस्से से उबल रहे थे, पेनी की बाकी सहपाठी भी गिन्नी की भावनाओं से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। पेनी तो मानो मशीन ही थी। कल वह छाता लेकर आई थी और जूते पहने हुए थी जिससे वह खुद को इस भयानक शरारत से बचा पाए। लेकिन अब उसने अपनी कुशलता का उपयोग किया और अपने स्थान को सुंदर बना लिया। जब उन्होंने पेनी को गिन्नी और लिली से बात करते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं, मानो ये छोटी सी असुविधा कोई समस्या ही नहीं थी। और बस इसी तरह सभी का दिन शुरू हो गया। अपनी सहपाठी के मन में उसके प्रति बढ़ती प्रशंसा से अनजान पेनी ने ज्यादा जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। कल का मजाक उन पागल कट्टर प्रशंसकों द्वारा किया गया सबसे साहसिक मजाक था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि आज का मजाक हल्का फुल्का होगा। जेम्स की बदौलत पेनी ने अपनी बात पक्की कर ली और छाता घर पर ही छोड़ दिया। हालांकि जूते नहीं, हालांकि उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि आज के लिए यह आखिरी होगा। अगर कल वे असफल रहे तो उसे यकीन था कि उन पागल प्रशंसकों ने और भी बैकअप प्लान तैयार कर रखे होंगे। और पेनी सही थी। छुट्टी के समय एक अंडा पेनी की तरफ उड़ता हुआ आया। पेनी ने उसे एक छोटे से शिकार के जाल से पकड़ा और कैफेटेरिया के कर्मचारियों से पूछा कि क्या वे उससे अंडा सैंडविच बना सकते हैं। छुट्टी के बाद जब पेनी, लिली और गिन्नी अपनी कक्षा में वापस जा रही थीं, तो कुछ छात्र जूस का कप पकड़े उनकी ओर दौड़ रहे थे। पेनी ने जादुई ढंग से वह अतिरिक्त कप निकाला जो उसने कैफेटेरिया से निकलने से पहले मांगा था और गिरे हुए जूस को उससे पहुंच लिया इससे पहले कि वह उस पर गिरता। उसने उस दुखद असफलता का अंत एक राजकुमार की तरह कोमल स्वर में करते हुए किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा जूस बचा लिया है। लो, अगली बार ध्यान रखना। जो छात्र जानबूझकर जूस गिराना चाहता था उसने पेनी को शर्माते हुए जाते हुए देखा। दोपहर के भोजन के समय जब पेनी पेशाब करने के लिए शौचालय गई तो कुछ लोगों ने क्यूबिकल पर आटा, अंडे और यहाँ तक कि थोड़ा सा कीचड़ भी फेंक दिया। जबकि पागल प्रशंसक क्यूबिकल के बाहर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, पेनी रेनकोट, पूरा गैस मास्क और बूट पहने हुए क्यूबिकल से बाहर निकली। तुम पागल हो, एक प्रशंसक ने डर के मारे चिल्लाया। जिन लोगों ने गिन्नी और लिली को बंधक बना रखा था उन्होंने भी अपने मुंह से हाथ हटा लिए। वे बस उस पागल लड़की को घूर रहे थे जिसने स्कूल में तरह तरह की बातें फैलाई थीं। पेनी ने धीरे से अपना नकाब हटाया और मुस्कुराई। सच्ची पागलपन देखना चाहते हो? चलो चलो, ये लड़की पागल है। पेनी उनके साथ कुछ कर पाती इससे पहले ही लड़कियां जल्दी से पीछे हट गईं। जब लड़कियां बाहर भागीं तो बाहर खड़े लोग जो अंदर का हाल देखने की कोशिश कर रहे थे पेनी को रेनकोट, बूट और पूरा गैस मास्क पहने हुए देख पाए। क्यूबिकल में जो कुछ भी डाला गया था उसका उसके कपड़ों या बालों के किनारे पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अद्भुत, पेनी, लिली ने अविश्वास से पुकारा जब उसने पेनी को सिंक के पास जाकर सब कुछ उतारते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारा बैग कैसा था? तुम्हारा बैग कैसा था? पेनी मुस्कुराई और बोली, ओह, ये तो क्यूबिकल में है। ये सुरक्षित है, मैंने इसे कूड़ेदान में लपेट दिया है। गिन्नी और लिली अवाक रह गईं जब पेनी गुनगुनाते हुए अपने हाथ धो रही थी। अब वे इस स्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं दे पा रही थीं। रे के कट्टर प्रशंसक पेनी के साथ लगातार मजाक कर रहे थे लेकिन उसने बिना किसी परेशानी के बाजी पलट दी और नतीजा बदल दिया। ऐसा करते हुए वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। अब उन्हें उस पर तरस भी नहीं आ रहा था, बल्कि उसने तो बस उन सभी को चकित कर दिया था जिन्होंने ये सब होते देखा था। इस बिंदु पर दोनों लड़कियां ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकीं, वास्तव में यहाँ कौन शरारत कर रहा था। पेनी, तुम बहुत अच्छी हो।
गिन्नी ने उत्साह में कहा और जल्दी से कक्ष में गई और कचरे का थैला बाहर खींच लिया। लिली भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। पेनी, मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। क्या हमें एक फ़ैन क्लब शुरू करना चाहिए? मैं अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं शुक्रिया। पेनी हंसी, पर उसने इसे दिल पर नहीं लिया। मैं इसे जल्दी से साफ कर दूंगी। उसे क्या पता था कि उसने गिन्नी और लिली के दृढ़ निश्चय को कम करके आंका था। अध्याय 89। क्या मैं सचमुच उसकी पसंद का नहीं हूँ? जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी तो पेनी अपनी कुर्सी पर बैठी रही। वह अपने हाथों को आगे की ओर पकड़े हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके आसपास की सीटों पर गिन्नी और लिली बैठी थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नज़र पेनी पर पड़ी। पेनी, क्या तुम डरी हुई हो कि रे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? गिन्नी ने घबराकर पूछा। अगर तुम चाहो तो मुझे उससे बचने का एक और तरीका पता है, लिली ने धीरे से सुझाव दिया। जब पेनी ने आंखें तो घुमाई, लेकिन सिर नहीं। लेकिन मुख्य द्वार के मुकाबले ये रास्ता बहुत लंबा है। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के पेनी ने कहा, मैं इसे ले लूंगी। वह इसे लेगी, भले ही रास्ता नरक जैसा हो और फिर वापस यहाँ आना पड़े। पूरे दिन इन सब बेवकूफ़ाना शरारतों से जूझने के बाद पेनी थोड़ी थक गई थी। वह उनसे ढंग से निपट सकती थी, लेकिन वह अभी अपराधी से निपटना नहीं चाहती थी। वह पहले ही संतुष्ट थी कि दिन के अंत तक रे के सभी गुर्गे पूरी तरह थक चुके थे। रे का न्याय का दिन जल्द ही आने वाला था। ओह, ठीक है। लिली ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे उठे, पेनी फिर बोली, अगर रास्ता लंबा है तो मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिकअप पॉइंट बिल्डिंग के बाहर ही है। लिली ने सिर हिलाया। मैंने आज से स्कूल के बाहर से लेने के लिए कहा था। तो कोई बात नहीं। पेनी और गिन्नी ने लिली की तरफ थोड़ा उलझन से देखा। हालांकि लिली बस मुस्कुरा दी। कल वह गिन्नी और पेनी के साथ चलना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसे किसी और जगह से लेने जाना था, इसलिए उसे उनसे अलग होना पड़ा। इसलिए उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वह उसे वहीं से ले जाए जहां गिन्नी और पेनी अलग हुए थे, ताकि लिली उन्हें वहीं अलविदा कह सके। अरे सच में, मेरे पास एक और बेहतर आइडिया है। लिली की आंखें चमक उठीं। क्या मैं अब से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? बहुत अच्छा रहेगा। गिन्नी की मुस्कान गायब हो गई, जबकि पेनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं ठीक हूँ। गिन्नी अजीब तरह से हंसी। मुझे घर आने जाने की आदत हो गई है। अगर लिली देखती कि उसका घर कितना छोटा है तो शायद वह उसके बारे में अपना विचार बदल देती। ये पहली बार था जब कोई उसके साथ सचमुच दयालु था, और छुट्टी और दोपहर के भोजन के दौरान उसके साथ खाना खाने वाले लोगों का होना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। गिन्नी नहीं चाहती थी कि ये दोस्ती इतनी जल्दी खत्म हो जाए। मुझे भी नहीं लगता कि मुझे आपके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी, पेनी ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि वह कहाँ रहती है तो वह खुद को सवालों से बचा लेगी। कोई बात नहीं। लिली ने उनके सीधे इनकार को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, इसलिए जब चाहें बेझिझक मेरे साथ आ सकते हैं। पेनी गर्मजोशी से मुस्कुराए और उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। दोस्त बनाना उसका लक्ष्य नहीं था। पेनी सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए गिन्नी का मनोरंजन करती थी और उसे उसके लिए बुरा लगता था। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि गिन्नी बहुत बातूनी है, अगर वह सहज हो। दूसरी ओर लिली एक संयोग की तरह थी। लिली के बारे में उसकी धारणा न तो अच्छी थी और न ही बुरी, लेकिन पता चला कि वह वास्तव में एक प्यारी लड़की थी। कुल मिलाकर वे बहुत अच्छी लड़कियां थीं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस बीच बिल्डिंग 1 के बाहर रे पेनी के बाहर आने का इंतजार करते हुए अपना टाइट कॉलर ठीक कर रहा था। हमेशा की तरह कुछ छात्र ऐसे जमा हो रहे थे मानो वह कोई तमाशा हो, लेकिन उसने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़र में ये सारे लोग बस पृष्ठभूमि का हिस्सा थे। ये उसके समय, ध्यान, यहाँ तक कि उसकी सांस के भी लायक नहीं थे। वह यहाँ एक मिशन लेकर आया था, और वह था स्टार सेक्शन में अपने दयनीय सहपाठियों को बचाना। उन्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उनकी खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, उसने खुशी से खुद से कहा। लेकिन मुझे तो ये जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सोच रहा हूँ कि इस बार वो मुझे कैसे पीछे हटाएगी। पेनी उसे कैसॉप पहने देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी, ये सोचकर ही वह रोमांचित हो उठा। कल उसने उसे पवित्र क्रॉस से चुप करा दिया था। वह इतना स्तब्ध था कि सारी रात इस बात पर हंसता रहा। इसलिए वह सारी शाम यही सोचता रहा कि उसका ध्यान कैसे आकर्षित करे। वह बहुत छोटी और प्यारी है, लेकिन उसकी घृणा भरी नज़र बहुत मनोरंजक है। उसने सोचा, उसे तो नहीं लगेगा कि मैं आज तैयारी करके आया हूँ, है न? रे की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसका चेहरा खिल उठा। जो लड़कियां उसे किनारे से देख रही थीं, जब वह मुस्कुराता था तो वे फरिश्तों के गाने सुनने से खुद को रोक नहीं पाती थीं। वह हर तरफ से वाकई आकर्षक था। वे उसे दिन भर देख सकती थीं और बोर नहीं होती थीं। कुछ मिनट बीत गए और इमारत से बाहर आने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई। जब कोई भी बाहर नहीं आ रहा था तो रे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई।
उसने इमारत की तरफ देखा। क्या वो मुझसे बचने के लिए बाहर नहीं आ रही है? उसके होंठों का कोना धीरे से नीचे झुक गया। ये ठीक नहीं है। अगर मैं रात भर यहीं रुक जाऊं तो क्या होगा? क्या वह भी रात भर अंदर ही रहेगी? पहली मुलाकात में पेनी की पिछली प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए रे को जरा भी शक नहीं था कि वह ऐसा ही करेगी। उसने कंधे उचका दिए और इंतजार करता रहा, लेकिन जब थोड़ी देर हो गई तो उसका मूड भी खराब हो गया। क्या मैं सचमुच उसके टाइप का नहीं हूं? उसने समय देखते हुए सोचा। अगर वो यही खेल खेल रही है तो मैं मान लेता हूं। रे ने कंधे उचकाए और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वह 13 साल की लड़की के साथ डेटिंग को लेकर गंभीर नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि वह सिर्फ उससे बचने के लिए बिल्डिंग में रहे। वह कभी कभी निर्दयी और बेतुका हो सकता था, लेकिन वह इतना बेरहम नहीं था। उसे क्या पता था कि पेनी अब बिल्डिंग में भी नहीं थी, बल्कि घर के रास्ते पर थी। पेनी शरारत से हंसने लगी जब उसने देखा कि जब वैन चल पड़ी तो रे अभी भी इमारत के बाहर खड़ा था। अगली बार मैं अपनी हैलोवीन पोशाक लाऊंगी या फिर उसके संत वेश को दूर करने के लिए प्रेतबाधित होने का नाटक करूंगी, उसने मन ही मन हंसी। जब पेनी रे नाम के अपशकुन को दूर भगाने के लिए अपनी दुष्ट योजनाएं बना रही थी, उसके भाई एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। पेनी वैन में देर से पहुंची, इसलिए इंतजार करते हुए ह्यूगो पेनी के जन्मदिन का जिक्र किए बिना नहीं रह सका, जो कल था। अध्याय 90। कल बेनेट हवेली में चार्ल्स और हेन्स जल्दी घर आ गए ताकि सबको डाइनिंग रूम में इकट्ठा करके सोच सकें कि पेनी का जन्मदिन कैसे मनाया जाए। हफ्ते की शुरुआत से ही सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि पेनी का पहला जन्मदिन उनके साथ कैसे मनाया जाए। यही वजह थी कि नीना के जाने के गम से सभी जल्दी उबर गए। पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? एक शेफ ने सुझाव दिया, पर सबकी नज़रें उदास हो गईं। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। ये 100वीं बार है जब यह विचार आया है ना? जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो उनके होठों से एक गहरी सांस निकली। नीना का जन्मदिन मनाना इतनी सारी तैयारियों के साथ थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं था। आखिर नीना को भव्य पार्टियां पसंद थीं, उसे अपने खास दिन पर राजकुमारी बनना पसंद था। दूसरी ओर पेनी ने इस घर में आने से पहले ही हेन्स से साफ साफ पूछ लिया था कि उसे पार्टियां पसंद नहीं हैं, कोई भी बड़ा आयोजन। बेनेट दंपत्ति को अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा और भव्य जन्मदिन मनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये पहली बार था जब पेनी अपना जन्मदिन मना रही थी। वे इसे यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन फिर मन में उठे लेकिन शब्द पर सभी के मुंह से आह की एक और लहर निकल पड़ी। किसने सोचा होगा कि जन्मदिन की तैयारी इतनी तनावपूर्ण हो सकती है? चार्ल्स ने अपना सिर पकड़ लिया, लगभग अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर। उसने जो कुछ भी जाना था वह सब बता दिया था, लेकिन वे सब बहुत ज्यादा बड़े थे। जहां तक हैंस की बात है, सभी ने उसे बताया कि उसके सुझाव बहुत ही बेस्वाद और सरल थे। मुझे अब भी लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम सभी शेफ्स को उसके लिए खाना बनाने के लिए बुलाएं। रेस्टोरेंट में इधर उधर घूमना तो थका देने वाला होता ही है, लेकिन ये काफ़ी खास नहीं है ना? एलिसन ने उदास होकर हेन्स की तरफ देखा। एक छोटी सी पार्टी हो जाए तो कैसा रहेगा, बुजुर्गों के साथ? चार्ल्स ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, जानू। एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया, वापस शून्य पर। बटलर जेन उस जोड़े को देखकर असहाय महसूस कर रहा था और हेन्स और घर के सभी नौकर मिलकर कोई बेहतर उपाय सोचने लगे। उस समय उन्हें इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बेनेट दंपत्ति कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। हेन्स की मदद के बावजूद ये काफ़ी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हवेली के नौकर अनिच्छुक थे। बटलर जेन को पता था कि हर नौकर पेनी को तोहफा देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इस घर में हर कोई पेनी को पसंद करता था। पेनी इस घर में क्या कर रही थी, ये सोचकर बटलर जेन को इस बात का कोई दोष नहीं लगा कि हर कोई पेनी को खुश करना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पेनी एक दशक से ज़्यादा समय से अपने परिवार से दूर थी, बल्कि वह वाकई एक प्यारी और जिम्मेदार बच्ची थी। पेनी कभी भी नौकरों से ऐसा काम नहीं मांगती थी जो वह खुद कर सकती थी। यहाँ तक कि जब वह दिन के बीच में खाना खाती थी तब भी वह अपनी मेज़ और यहाँ तक कि अपनी प्लेटें भी साफ करती थी। वह अपना कमरा भी साफ करती थी और अपने पालतू जानवरों की देखभाल भी करती थी। यही वजह थी कि उसके कमरे में अलग अलग प्रजाति के जानवर होने के बावजूद भी बदबू नहीं आती थी। पेनी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें करती थी जो सबके दिलों को छू जाती थीं। इसलिए उसके विशेष दिन पर हर कोई उसे सबसे अधिक खुश करना चाहता था। कैसे? यद्यपि मुझे लगता है कि हमें मिस पेनी से ही पूछ लेना चाहिए, बटलर जेन ने सुझाव दिया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बटलर जेन, तब तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, नौकरानियों में से एक ने आह भरी। अन्य नौकरानियों ने सिर हिलाया। लेकिन अगर हम उससे धीरे से पूछें तो शायद वो इसे न ले, एक शेफ ने कहा। मिस पेनी का कुछ चीज़ों में अनोखा स्वाद है। मैं उसे ऐसा तोहफा नहीं देना चाहता जिससे वो खुश ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हो, मिस पेनी उसे सराहेगी, बटलर जेन ने आश्वस्त किया। हम उससे एक साथ सब कुछ नहीं पूछ सकते।
हेंस ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और उस जोड़े की तरफ देखा। खासकर तुम दोनों से नहीं। मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकती कि उसे क्या पसंद है? एलिसन ने भौहें चढ़ाईं। अगर किसी को उसके जन्मदिन पर पूछना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, तो वो हम ही हैं। माता पिता का अपने बच्चे के खास दिन में दिलचस्पी लेना स्वाभाविक है। चार्ल्स ने सिर हिलाया। ये सच है। मैं पूछूंगा। सभी लोग चार्ल्स की ओर देखने लगे, अपनी शंका को छुपाने में असमर्थ। क्या? चार्ल्स सबकी नज़रों से थोड़ा हकलाया। चूहा एक सच्ची गलतफहमी है। और पेनी ने कहा कि यह पहले वाले अनुरोध से 100 गुना बेहतर है। हेंस ने सिर हिलाया। हम एक और शर्मनाक गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चार्ल्स। मैं पूछूंगी। बटलर जेन ने हाथ उठाया। मैं हमेशा मिस पेनी से पूछती हूँ कि उन्हें ज़्यादातर चीज़ों में क्या पसंद है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी बात पर शक होगा। बटलर जेन, मेरी बेटी बहुत होशियार और तेज़ है। वो मेरी तरह हो गई, इसलिए। चार्ल्स की बात अचानक रुक गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। हाँ, मेरा मतलब है, वो मेरी और मेरी पत्नी की तरह हो गई। मेरा मतलब है बेनेट्स और रोजवाल की तरह। सबने सिर हिलाया और एक बार फिर आह भरी। वे बस बटलर जेन को असहाय भाव से देख सकते थे, क्योंकि फिलहाल यही सबसे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा। एलिसन धीरे से मुस्कुराए और बोली, बटलर जेन, क्या तुम पेनी से भी पूछ सकती हो कि वह आज का दिन कैसे बिताना चाहती है? चार्ल्स ने तुरंत कहा, उससे पूछो कि क्या उसे मेरे लिए राजकुमारी की पोशाक या कुछ और पसंद है। हेंस ने कहा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या वह कुछ और भी चाहती है। बटलर जेन, क्या आप मिस पेनी से पूछ सकती हैं कि उन्हें आज कैसा नाश्ता पसंद है? शेफ जल्दी से उछल पड़ा। नहीं, मेरा मतलब है लंच, डिनर, स्नैक्स और उनके लंच बॉक्स को भी जोड़ लीजिए। बटलर जेन, मैं भी उससे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन अगर आप पूछ सके तो। बटलर जेन, मैं भी। बटलर जेन, हालांकि अपनी पीठ सीधी रखे हुए थे, एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने सबकी तरफ देखा, क्योंकि वे लगातार उनसे अनुरोध कर रहे थे। कल जन्मदिन है। बटलर जेन ने पहली बार हाथ उठाकर कुछ कहा। मैडम एलिसन, सर चार्ल्स, मुझे नहीं लगता कि अब इसे राज रखना ठीक रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बटलर जेन की तरफ देखते ही सब फिर से चुप हो गए। ये पहली बार था जब बटलर जेन ने माना कि वह कुछ नहीं कर सकता। हालांकि बटलर जेन परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनकी नज़र में वह परफेक्ट के करीब था। बेहतर होगा कि हम खुलकर बातचीत करते रहें, बटलर जेन ने आह भरते हुए कहा। चलो सब मिलकर मिस पेनी से पूछें कि वह अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहेंगी। प्लीज़, उसे अकेला छोड़ दो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उदास नज़रों से बटलर जेन पर नज़रें गड़ा दीं। वे पेनी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन इतनी अनिश्चितता के बीच उन्हें लगा कि उन्हें सरप्राइज़ छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कहकर सब लोग परिवार के कमरे में फिर से इकट्ठा हो गए। हालांकि वहां सिर्फ बेनेट दंपत्ति और हेंस ही होने चाहिए थे, फिर भी सब उनके पीछे पीछे आ गए। घर के मालिकों ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वे समझ गए थे कि वे बस ये जानना चाहते थे कि पेनी को क्या पसंद है। कल उसका जन्मदिन है, उन्हें इतने कम समय में इसे परफेक्ट बनाना था। अंत में वे सभी शर्मिंदा महसूस करने लगे कि उन्होंने पिछले कई सप्ताह अपना दिमाग खपाने में बिताए और पेनी के जन्मदिन से एक दिन पहले ही उन्हें ये बात बतानी पड़ी। जब बेनेट के बच्चे घर पहुंचे तो पेनी ने जैसे ही देखा कि सभी लोग प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे हैं, उसकी आंखें तिरछी हो गईं। बेनेट के बच्चों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चार्ल्स को मुंह खोलते देख एटलस ने जल्दी से पेनी के कान बंद कर दिए ताकि उसे उनके पिता की किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। जिसने भी ये देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पेनी ने एटलस की तरफ देखा। पहला भाई, आज रात हम चारों की योजना है। ह्यूगो मुस्कुराया। हम पहले जाएंगे। इतना कहकर लड़के पेनी को अंदर घसीट ले गए। एटलस ने पेनी के कानों पर हाथ रखे हुए थे, मानो उसे मैनुअल हेडसेट लगाकर घसीटा जा रहा हो। वे जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अजीब लग रहा था। सब लोग बस अविश्वास से उन युवा मास्टरों को पेनी को ऊपर ले जाते हुए देख रहे थे। क्या उन्हें अंदाजा था कि वे कल अपनी पोल खोलने वाले हैं? तारांकन 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 तारांकन। इस बीच कॉर्टिस परिवार में नीना पेट्रिसिया से बात करते समय अपना फ़ोन कान में लगाए हुए थी। नीना, तुम मुझे यह अभी क्यों बता रही हो? उफ, मैं तो तैयार थी। दूसरी तरफ से पेट्रिशिया बड़बड़ाए। ये सुनकर नीना ने दांत पीस लिए। मुझे बहुत अफसोस है पेट्रिसिया, मुझे जाना होगा। नीना ने पेट्रिशिया के जवाब का इंतजार किए बिना ही फ़ोन काट दिया। उसने दांत भींचे, तकिया पकड़ा और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर मुक्का मारा। आज उसे कल होने वाले अपने खास दिन की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वह तो यहाँ अपने दोस्तों को फ़ोन करके उन्हें रद्द हुए जन्मदिन के जश्न के बारे में बता रही थी। मुझे उससे नफरत है। नीना मन ही मन अपनी कुंठाएं चीखते हुए बड़बड़ाए। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने अपने निचले होंठ काटे और सोचा, मुझे मत बताना कि मेरे जन्मदिन की सारी तैयारियां उसी के लिए इस्तेमाल होंगी। वो चोर।
ये सोचकर ही उसके दिल में कड़वाहट एक नए स्तर पर पहुंच गई कि पेनी उसके कल के सभी विचारों और योजनाओं को चुरा लेगी। अध्याय 91, केवल असली बेटी। क्या हो रहा है? पेनी ने अपने कमरे के बाहर खड़े अपने तीनों भाइयों की तरफ देखा। क्या मुझे कुछ पता होना चाहिए? नहीं नहीं, स्लेटर ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने सोचा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आज तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। पेनी ने सशंकित होकर स्लेटर को आंखें सिकोड़कर देखा। ये भाई पढ़ाई को लेकर इतना उत्साहित कब से हो गया? ज्यादातर तो उसे अपने साथ लाइब्रेरी तक घसीट कर ले जाना पड़ता था। कुछ नहीं पेनी, ह्यूगो मुस्कुराया और एटलस को कोहनी मारी। ठीक, एटलस, जो मुस्कुरा भी नहीं पाया था, ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद नीचे आ जाना। ये कहकर एटलस जाने के लिए मुड़ा। ह्यूगो ने पेनी को एक आश्वस्त मुस्कान दी और फिर एटलस के पीछे चला गया। जब तक बटलर जेन तुम्हें खाने पर न बुलाएं तब तक तुम वहीं रुको। स्लेटर ने उसकी तरफ उंगली उठाई जिससे वह थोड़ा झेप गई। रुको। ऐसा कहने के बाद स्लेटर दौड़ता हुआ अपने भाइयों के पीछे चल पड़ा, मानो वह कोई कुत्ता हो। अपने कमरे के सामने अकेली खड़ी पेनी ने उनकी पीठ की ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। सबको क्या हो गया है? वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कंधे उचका दिए। खैर, शायद उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उसके दोनों बड़े भाई उदास चेहरे बनाए होते। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए पेनी उसके कमरे में आ गई। चुन चुन, टियाना, चूहा, अपने पालतू जानवरों को देखकर कमरे के बाहर की स्थिति के बारे में उसके विचार गायब हो गए। पेनी ने जल्दी से अपना बैग निकाला और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ी। आज मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस बीच एटलस, ह्यूगो और स्लेटर अपने कमरों में नहीं गए, बल्कि नीचे चले गए। सब अभी भी वहीं थे, ये सोचकर हैरान कि अभी क्या हुआ था। जब चार्ल्स ने अपने बेटों को नीचे आते देखा तो वह झट से उठ खड़ा हुआ। एटलस, तुम क्यों? चार्ल्स ने गला साफ किया और खुद को एक सम्माननीय पिता की तरह व्यवहार करने की याद दिलाई। तुमने ऐसा क्यों किया? पापा, कल पेनी का जन्मदिन है और आप सब उसे सरप्राइज देने की सोच रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ही सबकी पोल खुल गई। ह्यूगो सबसे पहले बोला, हमारे साथ उसका पहला जन्मदिन है। अगर आप उसे बता दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खैर, समस्या यह है कि हमने उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज सोचने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हेंस ने गंभीरता से बताया। एलिसन ने भौहें चढ़ाईं। हमने पहले ही सभी से सोचने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन उसका जन्मदिन कल है। युवा स्वामियों, हम भी मिस पेनी को उनके खास दिन पर खुश करना चाहते हैं, एक नौकर धीरे से बोला। लेकिन अभी तक हमने उनके लिए कोई उपहार नहीं खरीदा था। तीनों भाइयों ने सबके उदास चेहरों पर नजर डाली। ऐसा नहीं था कि उन्हें पिछले हफ्ते से चल रही दुविधा का अंदाजा नहीं था। वे बस इतनी सारी बातों में उलझे हुए थे कि एटलस और स्लेटर के दिमाग से यह बात निकल गई। अगर ह्यूगो ने वैन में उन्हें इसके बारे में न बताया होता तो वे इसे पूरी तरह भूल चुके होते। हम उससे खाने के बाद पूछेंगे, एटलस ने प्रस्ताव रखा। मैं इस बारे में सावधानी बरतूंगा। तो क्या आप पेनी से पूछ सकते हैं कि क्या उसे राजकुमारी की पोशाक पसंद है या? चार्ल्स रुक गया जब एटलस ठंडे स्वर में लौट आया। मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा, एटलस ने कहा। बस उसे ऐसे उपहार खरीदो जिनसे उसे खुशी मिले। मुझे तो लगता ही नहीं कि पेनी को पता भी होगा कि कल उसका जन्मदिन है। ह्यूगो ने सिर हिलाया। तुम्हारी उत्सुकता उसे डरा सकती है, इसलिए कृपया उस पर सवालों की बौछार न करें। उसके पास पहले से ही बहुत काम है। चूंकि वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। वह जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था वह था सर्वाइवल प्रोजेक्ट। मैं पूछ सकता हूँ? स्लेटर ने अपने हाथ सीने पर रखे और गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके साथ पढ़ने के बाद पेनी और मैं बहुत करीब आ गए हैं। वह कक्षाओं में मेरे सभी सवालों के जवाब देती है, इसलिए अगर मैं उससे और सवाल पूछूं तो उसे अजीब नहीं लगेगा। एटलस ने ऊपर देखा और याद किया कि कैसे पेनी स्लेटर के सवालों का जवाब हल्के फुल्के मजाक के साथ देती थी, लेकिन वह उससे कभी कुछ नहीं पूछता, सिवाय इसके कि वह सही था या गलत। ओह अच्छा, यह कोशिश करने लायक था। कल भी स्कूल है, इसलिए हम सब के पास तैयारी के लिए एक दिन है, एटलस बोला। आज रात हम उससे से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर नहीं तो चलो सब मिलकर केक बनाते हैं और उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं गाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर उलझन में थे। क्या ये थोड़ा ज़्यादा साधारण नहीं था? बस एक केक और जन्मदिन की शुभकामनाओं वाला गाना। कैसा रहेगा? हम उसके चचेरे भाइयों को बुलाएं, एलिसन ने सुझाव दिया। या शायद मुझे सलाह के लिए मिसेस कॉटेज से संपर्क करना चाहिए। सबकी नज़रें एलिसन पर टिकी थीं, जो घर में जेसा की सबसे बड़ी विरोधी थी। लेकिन जब उसने जेसा का जिक्र किया तो सबको नीना के जन्मदिन का भी ख्याल आया। कल नीना का जन्मदिन भी था। तुम उन बच्चों को क्यों बुला रही हो जबकि वो तो पहले से ही हमारे साथ है? स्लेटर ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ये उसका पहला जन्मदिन है और क्या हमें वाकई बांटना चाहिए? नीना तो पहले से ही उनके साथ है।
ह्यूगो की आंखों में बर्फ की एक परत जम गई और वह भावशून्य होकर बोला, माँ, पिताजी, आप श्रीमती कॉटेज की बात से सहमत थे और हमें ये भी भरोसा दिलाया कि वे दयालु लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें कल अपने असली चचेरे भाई और भतीजी के साथ बिताने देना चाहिए, जबकि हम अपने असली परिवार की चिंता करते हैं। ह्यूगो की निर्मम बातें सुनकर हर कोई उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। दूसरा युवा स्वामी अक्सर गर्मजोशी और सौम्यता से पेश आता था। हालांकि इस समय वह ऐसे बोल रहा था मानो नीना या शायद कॉटेज परिवार से कोई बदला ले रहा हो। उन्हें इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा विचार है, एकलस ने अपने मन की बात कही। चाहे हमें यह विचार कितना भी नापसंद क्यों न हो, अगर पेनी के बारे में जानने वाले लोग होते तो वे ही उसे पालते पोसते। फिर श्रीमती कॉटेज हमसे पूछ सकती हैं कि नीना को क्या पसंद है, हालांकि मुझे शक है कि वे उसके लिए एक बड़ी पार्टी का खर्च उठा पाएंगी। एकलस की बात सुनकर सबने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उसका सुझाव गलत नहीं था, दरअसल वह तर्कसंगत था। ये दोनों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत करने का एक तरीका हो सकता है। बटलर जेन खुश थी और राहत भरी मुस्कान के साथ कह रही थी कि पेनी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए दोनों भाइयों ने भी उनकी ही तरह भावनाएं व्यक्त की। ठीक है, मुझे लगता है हमें लड़कों पर भरोसा करना चाहिए कि वे बातें राज रखेंगे। हेंस ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो मुझे बता दो कि वो क्या चाहती है ताकि मैं कुछ फ़ोन कर सकूं। एलिसन ने भी कहा, मैं आज रात श्रीमती कॉटेज से संपर्क करूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, बच्चों। चार्ल्स ने स्वेच्छा से कहा, तुम्हारे पिताजी सब संभाल लेंगे। कृपया मुझे मिस पेनी की पसंद की सूची दीजिए ताकि मैं उन्हें वितरित कर सकूं, क्योंकि हर कोई उसके लिए उपहार खरीदना चाहता है, बटलर जेन ने भी कहा। बटलर जेन, क्या हम किराने का सामान एक बार और ला सकते हैं? रसोई उत्साह से बोले, अच्छा होगा अगर हमारे पास ज़्यादा सामान हो ताकि हम तुरंत कुछ भी तैयार कर सकें। एक एक करके सभी एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। ये देखकर एलिसन की आंखें नम हो गईं और वह धीरे से मुस्कुरा दी। हालांकि वह जैसा से संपर्क नहीं करना चाहती थी, लेकिन सभी की यह उत्सुकता देखकर उसने अपना अभिमान कम करने का मन किया। मैंने सबको इतना एकजुट पहले कभी नहीं देखा, उसने अपने लड़कों को देखते हुए सोचा। वे भी योजना बनाने में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। बेनेट दंपति का दिल खुश हो गया, जबकि हेंस केवल संतुष्टि में मुस्कुरा सके। हेंस ने ये सब होते हुए देखा और सोचा, इस परिवार की असली बेटी ही ऐसा कर सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि पेनी हमारे साथ है। अध्याय 92। समय। पेनी ने अपने भाइयों पर नज़र दौड़ाई, जो लाइब्रेरी में मेज़ के चारों ओर बैठे थे। आज रात, अजीब बात है, ह्यूगो भी यहाँ था। ह्यूगो अपनी चिकित्सा यात्रा के हिस्से के रूप में हमेशा उसके पालतू जानवरों की देखभाल करता था, क्योंकि वह अभी भी घर पर ही रहता था। यही वजह थी कि ह्यूगो स्कूल जाते समय उनके साथ सेवा में शामिल होता था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, पेनी ने गुनगुनाया और उसकी निगाहें गहरी होती गईं। वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। वे मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आज तो बहुत हो गया। तीनों भाइयों ने उसकी बढ़ती हुई नज़रों की तीव्रता पर ध्यान न देने का नाटक किया। एकलस ने अपने पाठ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इस बात पर भटक रहा था कि उससे सवाल कैसे शुरू करें। दूसरी ओर ह्यूगो बस अपनी कॉपी को घूर रहा था। स्लेटर तो बस अपनी नोटबुक में शून्य लिखता रहा। उन्होंने उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जिस तरह से वह उनकी ओर देखती थी, उससे उन्हें डर था कि उनके पूछने से पहले ही उसे पता चल जाएगा। एकलस ने अपना गला साफ किया और पेनी की ओर देखने का साहस जुटाया। उसकी यह हरकत देखकर स्लेटर और ह्यूगो की सांसें रुक गईं। जाओ, पहले भाई, पेनी। एकलस ने अपनी जीभ मुंह में घुमाते हुए उन गोल आंखों को देखा जो उसे प्रतिबिंबित कर रही थीं। क्या तुम्हें पता है कल कौन सा दिन है? स्लेटर और ह्यूगो के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या वे इस बात को जितना हो सके गुप्त रखने पर सहमत नहीं थे? एकलस उससे इसके बारे में क्यों पूछ रहा था? कल, पेनी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गंभीरता से सोचा। ओह, जब उसने अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से को अपनी हथेली पर पटका तो तीनों भाइयों की सांस रुक गई। यह अपसाइड डाउन का शो है। पेनी मुस्कुराए। ठीक है, मैंने इसे अपने कैलेंडर में डाल दिया है। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे उसे अविश्वास से देखने लगे। बस इतना ही, एकलस ने अचानक कहा। क्या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है? पेनी ने अपना सिर एक ओर झुका लिया और अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म के बारे में सोचने लगी। अपने पिछले जन्म में पेनी ने ये फिल्म सिर्फ वयस्क होने पर ही देखी थी, खासकर जब वह जेल में थी। उसने अपना बचपन और किशोरावस्था भी कक्षाओं में ही बिताए। विडंबना ये थी कि उसने ये फिल्म सिर्फ जेल में अपने अच्छे व्यवहार के इनाम के तौर पर देखी थी। जैसे ही पेनी ने अपने भाइयों की ओर मासूमियत से देखा, तीनों भाइयों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने सोचा, लेकिन मैंने तो बस एक फिल्म कहा था। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे पता भी नहीं था कि तीनों भाई इतने स्तब्ध थे कि उसे याद ही नहीं रहा कि कल उसका जन्मदिन है।
अभी भी उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, मानो वह उन्हें समझ ही नहीं पा रही हो। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया? तीनों पछतावे और दया से भर गए। इतने सालों में उन्होंने नीना का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, हर साल एक अलग थीम के साथ। जबकि पेनी, उनका मूड बहुत जल्दी खराब हो गया, खासकर ह्यूगो का। क्या कुछ गड़बड़ है? पेनी ने सोचा। तभी ह्यूगो ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं पेनी, बस मुझे नहीं पता था कि तुम अपसाइड डाउन देखना चाहती हो। पेनी मुस्कुराई। यह एक अच्छी फिल्म है जिसमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हैं जबकि तुमने इसे देखा भी नहीं था? स्लेटर बुदबुदाया, क्योंकि उसे पता था कि उसका ध्यान बटाने के लिए उसे उससे बात करते रहना होगा। पेनी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। मैंने समीक्षाएं पढ़ी हैं। ज़्यादातर समीक्षाएं उन लोगों द्वारा की जाती हैं जो फिल्म से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके पास कहने के लिए सिर्फ अच्छी बातें ही होंगी, एटलस ने तर्क दिया। क्या आप सचमुच इसे देखना चाहते हैं? पेनी ने सिर हिलाया। मैं अपने लिए कुछ टिकटें खरीदूंगी। मैंने पैसे बचा रखे हैं। मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, ह्यूगो ने अचानक कहा और पेनी मुस्कुराए। कोई बात नहीं दूसरे भाई, मैंने पहले ही बजट तय कर दिया है। यह उसके भत्ते का आखिरी हिस्सा था क्योंकि बाकी लोग पहले ही सट्टेबाजी में शामिल हो चुके थे। लेकिन शुक्रिया। भाइयों ने उसकी तरफ देखा और इंतजार किया कि वह उन्हें भी बुलाए। उन्हें बुलाना ही स्वाभाविक था। अगर वह फिल्म देखने जा रही थी तो उसे किसी को अपने साथ ले जाना ही था। लेकिन अफसोस पेनी ने पूछा ही नहीं और बस उन्हें देखती रही, बिना किसी संकेत के कि वह पूछना चाहती है। पेनी, अगर तुम फिल्म देखने जा रही हो तो किसके साथ देखोगे? स्लेटर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अचानक कहा। पेनी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, मानो उसने इस बारे में सोचा ही न हो। उसने जो पैसे अलग रखे थे वे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थे। अगर वह किसी को अपने साथ आने के लिए कहती तो ये शिष्टाचार ही होता कि वह दूसरा टिकट भी बनवा ले। मुझे लगता है बटलर जेन को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे किसी संरक्षक की ज़रूरत है, उसने बुदबुदाया और फिर उसने फैसला किया। मैं बटलर जेन को ले जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यहाँ 3 लोग थे और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने का निर्णय किया जो वहाँ मौजूद नहीं था। एटलस और स्लेटर के चेहरे खराब हो गए जबकि ह्यूगो के होंठ झुक गए। पेनी के मन में प्रश्नचिन्हों का गुबार उमड़ पड़ा। सब ठीक तो है? हाँ, तीनों ने अनिच्छा से उत्तर दिया। ठीक है। पेनी ने कंधे उचका दिए और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके भाई बातों को अपने तक ही सीमित रखने वाले नहीं थे। उन्हें उसके पहले जन्म में उसकी आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए पेनी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं लगी कि उनका मूड क्यों खराब है। ये स्कूल की वजह से हो सकता है या कुछ और। उसे और भी ज़रूरी कामों पर सोचना था क्योंकि उसे रे से जल्द निपटना था। इसलिए उसने जल्दी से अपना ध्यान स्लेटर की ओर मोड़ दिया। यह क्या है? पेनी ने निराशा से हौंफते हुए कहा, यह देखकर कि स्लेटर ने अपने नोट पर केवल गोले बनाए थे। स्लेटर डर के मारे ठिठक गया और अपनी नोटबुक पर नजरें गड़ाए रहा। माफ़ करना, मैं फिर से करूँगा, वह चिल्लाया, इससे पहले कि वह उसे डांटना शुरू करती। स्लेटर ने जल्दी से अपनी नोटबुक फाड़ी और पूरी लगन से सब कुछ फिर से लिख दिया। एटलस और ह्यूगो ने एक दूसरे को देखा, लेकिन पेनी का ध्यान केवल स्लेटर और उनके पाठ पर ही केंद्रित था। पढ़ाई के दौरान उसके भाई उससे लगातार अजीबोगरीब सवाल पूछते रहते थे। उसे ये अजीब लगता था और कभी कभी तो वो बिना सोचे समझे जवाब दे देती थी। उसे लगता था कि आखिरकार ये सवाल बंद हो जाएंगे। लेकिन जब पेनी अपनी चीज़ें ठीक कर रही थी और सोने की तैयारी कर रही थी तो एटलस ने पूछा, पेनी, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एटलस ने पूछा। उसे ये भी नहीं समझ आया कि वह क्या कहना चाह रहा है। मतलब, अगर तुम्हें एक दिन अपनी पसंद का कोई काम करने या कोई तोहफा देने को कहा जाए तो तुम क्या चाहोगी? पेनी ने उनकी आंखों में उत्सुकता देखकर पलकें झपकाईं। ये भी अजीब सवाल है, उसने सोचा। फिर भी इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समय। वह एक लंबी और शांतिपूर्ण जिंदगी चाहती थी। मुझे लगता है कि समय सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई पा सकता है और दे सकता है। पेनी ने अपना सिर झुकाया क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अभी भी असामान्य थी। ये सोचकर कि उसका जवाब काफ़ी नहीं है, उसने कहा, और शायद कुछ दान पुण्य भी करूंगी ताकि कुछ निर्दोष लोगों की जान बच सके, इससे पहले कि वह अपनी पहली जिंदगी में जानती थी और जेल में चली जाए। ये सोचकर पेनी खिलखिलाकर मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं यही सबसे ज़्यादा करना चाहती हूँ। अध्याय 93। गुप्त तैयारी की एक रात। जब पेनी अपने बेडरूम में चली गई तो तीनों भाई लाइब्रेरी में ही रहे। अगले 3 मिनट तक उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। समय। यही तो वो चाहती थी, कोई भव्य पार्टी या महंगे तोहफे नहीं। हालांकि उसने साफ साफ नहीं बताया कि उसे किसका समय चाहिए, पर उन्होंने पहले ही मान लिया था कि वो उनका ही होगा। ये सच था कि सभी व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पेनी को अपना न्यूनतम समय भी नहीं दिया। ह्यूगो के अलावा एटलस और स्लेटर ने उसे कभी इतना जानने का समय नहीं दिया।
वे हर चीज़ को हल्के में लेते थे, ये सोचकर कि वे पहले से ही साथ खाना खा रहे हैं, साथ स्कूल जा रहे हैं और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनमें से किसी भी चीज़ को संबंध बनाने वाला नहीं माना गया। वे साथ साथ स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे साथ साथ खाना खाते हैं क्योंकि उनके माता पिता यही चाहते थे। और वे एक शर्त के कारण साथ साथ पढ़ते हैं। इस एहसास के साथ एटलस अपनी आंखें नीची किए बिना नहीं रह सका। स्लेटर, क्या तुम कुछ और पाठ करना चाहते हो? उसने 1 मिनट बाद पूछा, जिससे स्लेटर की भौहें तन गईं। हम पेनी के लिए अभी भी एक उपहार खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कल उस पर ध्यान दें तो वह भी इसकी सराहना करेगी। ओह, स्लेटर ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। एटलस के लिए अपने छोटे भाई को पढ़ाना हमेशा ठीक था। बस पेनी ने स्वेच्छा से ऐसा किया क्योंकि वह चाहती थी कि एटलस ध्यान केंद्रित करे। कोई बात नहीं, एटलस ने हल्की सी मुस्कान दी। अपने नोट्स मुझे दे दो और बताओ कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है। हमने जो भी पढ़ाया है सब ठीक है, स्लेटर ने धीरे से कहा, जिससे एटलस थोड़ा हैरान हुआ। उसने हंसते हुए अजीब तरह से कहा, पेनी एक अच्छी शिक्षिका है, लेकिन उसने मुझे ये पाठ योजना इसलिए दी है ताकि अगर मैं कुछ उन्नत पाठ करने का मन बनाऊं तो मैं उसे पढ़ सकूं। स्लेटर ने विनम्रता से एटलस को वह पाठ योजना थमा दी जो पेनी ने उनके पहले अध्ययन पाठ के दौरान बनाई थी। पाठ योजना पर सरसरी नज़र डालते ही एटलस अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ये सब किया? एटलस ने पूछा और स्लेटर ने सिर हिलाया। ओह, एटलस खुद को पाठ योजना पर एक बार फिर से नज़र डालने से रोक नहीं पाया। उसे हैरानी हुई कि एक 13 साल के बच्चे ने स्लेटर की क्षमता के अनुसार पाठों को व्यवस्थित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्लेटर प्रगति कर रहा था। जिन लोगों ने जांच की है, क्या वे पहले से ही आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ हैं? उसने पूछा। स्लेटर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है। जैसे ही एटलस ने पेनी द्वारा स्लेटर को कल पढ़ाए जाने वाले पाठ की किताब उठाई, स्लेटर खुद को उनकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, अपने होंठ कसकर बंद रखे। स्लेटर ने गला साफ किया क्योंकि उसे किसी बात से परेशानी हो रही थी। पहले भाई, दूसरे भाई, क्या आप नीना के लिए कोई तोहफा नहीं खरीद रहे? नहीं, ह्यूगो का उत्तर त्वरित था। इस बार एटलस को समझ में आ गया कि आज ह्यूगो का ठंडा व्यवहार महज एक कल्पना नहीं थी। ह्यूगो, तुम अचानक नीना के साथ इतने सख्त क्यों हो गए? एटलस ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हो सकता है कि वह हमारी सगी बहन न हो, लेकिन वह हमारी बहन थी जब तक हमें पता नहीं चला कि वह नहीं है। नीना के साथ मेरी समस्या यह नहीं है कि वह मेरी खून की रिश्तेदार है या नहीं, ह्यूगो ने बेपरवाही से समझाया। मेरी समस्या यह है कि उसने मुझे कैसे गुमराह करके ये यकीन दिलाया कि माँ और पिताजी ने उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। 1-2 बार तो मैं नज़रअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन कई बार के बाद मैं इसे जानबूझकर की गई चालाकी मानता हूँ। एटलस ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? ह्यूगो ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन उस पारिवारिक बैठक के बाद से ह्यूगो को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे धोखा दिया गया है। अगर नीना ने अपनी बात ठीक से कही होती तो वह ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन नीना ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता था। यही वजह थी कि ह्यूगो इतना भड़क गया था कि उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हालांकि ह्यूगो को अपना पक्ष रखने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि वह गलत पक्ष पर खड़ा था। सबक सीखा। ह्यूगो की कठोरता का स्लेटर पर असर पड़ने की चिंता में एटलस ने अपने तीसरे भाई की तरफ देखा। ये देखकर कि एटलस उसकी तरफ देख रहा है, स्लेटर हल्के से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, स्लेटर ने कहा। मतलब, दूसरे भाई के पास ज़रूर कोई वजह होगी कि वह नीना पर गुस्सा क्यों है। ह्यूगो और एटलस स्लेटर को देखकर भौहें सिकुड़ने लगे। ह्यूगो ने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? इसकी एक वजह थी क्योंकि स्लेटर यहाँ था। ह्यूगो ने जो भी सफाई दी, उन्हें उम्मीद थी कि उससे स्लेटर और भड़क जाएगा। अब स्लेटर कह रहे थे कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने स्लेटर को ध्यान से देखा और ऐसा लग रहा था कि स्लेटर उन्हें सच बता रहा था। उनके जिद्दी तीसरे भाई का क्या हुआ? हे, स्लेटर अजीब तरह से हंसा। मतलब, मैं अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हूँ कि नीना की चिंता ही नहीं कर सकता। और नीना तो वीकेंड पर भी यहाँ आ सकती है, इसलिए उसे न देखना आम बात लगती है क्योंकि हफ्ते के दिनों में हम एक दूसरे को मुश्किल से ही देख पाते हैं। इसके अलावा स्लेटर को किसी और के जाने की ज़्यादा चिंता थी। नीना का जाना कुछ हद तक ज़रूरी था क्योंकि उसका एक और परिवार था। ये पेनी की स्थिति जैसी थी क्योंकि पेनी के पास भी घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर पेनी चली गई, स्लेटर ने सिर झुकाकर आह भरी, अगर मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, है ना? मुझे तो उसकी मौजूदगी की आदत हो गई है। एटलस का मुंह खुला और बंद हो गया, अवाक। उन्होंने जो सुना उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन साथ ही इससे उनके दिल को सुकून भी मिला। ऐसा लग रहा था कि स्लेटर अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर होने के बाद परिपक्व हो रहा था।
एटलस ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। हालांकि जब उसकी नज़र ह्यूगो पर पड़ी तो उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। दूसरा भाई स्लेटर को गर्व से घूर रहा था, इसलिए एटलस ने अपनी मुस्कान छोड़ दी। अगर एटलस किसी के सबसे करीब था तो वह ह्यूगो ही था, और ह्यूगो को जानते हुए एटलस को स्लेटर की बात माननी ही पड़ी। ह्यूगो के अपने तर्क थे और जो भी था वह ह्यूगो और नीना के बीच का मामला था। जहां तक उनकी बात है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, एटलस ने अचानक कहा, मानो उसे डर था कि अगर उसने इसे जोर से नहीं कहा तो वह विचार भूल जाएगा। दोनों भाई उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। जब उन्होंने एटलस के होठों के कोनों को सिकुड़ते देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि एटलस को पेनी का जन्मदिन मनाने का सही तरीका मिल गया है। स्लेटर, चलो बाद में मेरे कमरे में पढ़ाई करते हैं, तुम यहीं सो सकते हो। अभी के लिए चलो सबसे मिलते हैं। एटलस ने जल्दी से अपनी किताब बंद की और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके बाकी भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिए, रास्ते में उसकी बातें सुनते हुए, इसलिए पहली मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उन्हें पता चल गया था। मैं बटलर जेन को फ़ोन करूंगा, स्लेटर ने कहा और जल्दी से दोनों को छोड़कर सीधे बटलर जेन को खोजने चला गया। मैं अंकल हैंस को बुलाता हूँ। उसी समय ह्यूगो ने हैंस को बुलाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। एटलस सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया ताकि वे कल के जन्मदिन की योजना के बारे में सबको इकट्ठा कर सकें। एटलस के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि न सिर्फ पेनी को बल्कि सभी को यह विचार पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।